नाउ इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, जिसमें हम लोग जो टॉपिक को पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर सेक्सुअल कोहिबिशन फॉर 2 ईयर्स। यानी कि अगर एक मैरिज कपल शादी के बाद 2 साल तक एक साथ रहते हैं और 2 साल के बाद भी जो है उसमें से जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो ये जो है इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं से संकेत करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेल या फीमेल किसी में भी है। इसी कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी की कंडीशन देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मैरिज कपल अगर विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, अगर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल ना करें, यानी कोई प्रोटेक्शन न लें और वो बेबी चाहते हों, और 2 साल तक प्रयास करने के बाद भी अगर बेबी कंसीव नहीं होता है, देन वो इनफर्टिलिटी में कंसीडर होगा। ठीक है। और वैसे तो 1 साल पर भी कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं और 2-3-4 महीनों प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप ये मान लीजिए कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम आप 2 साल तक प्रयास करिए, 2 साल में अगर कंसीव नहीं हो रहा है देन वो इनफर्टिलिटी की केस में आएगा। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का सीधा मतलब है कि किस तरह से बेबी कंसीव मतलब जो है कंसीव ना होना, यानी कि प्रेगनेंसी ना होना। क्लियर। तो इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं वो दोनों होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में कारण है, बराबर इक्वल दोनों में है। मेल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, फीमेल में भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ इनफर्टिलिटी कोई अगर समस्या है मेल में या फीमेल में, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, यानी ART। वही हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। वैसे रीजंस बोले गए कि इसमें रीज़न क्या हो सकता है? कोई फिजिकल रीज़न हो सकता है, कॉन्जेनिटल रीज़न हो सकता है, डिजीज़ कोई हो सकती है, कोई ड्रग से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, और इनफर्टिलिटी के कारण दोनों में हो सकते हैं, मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। क्लियर। अब इनफर्टिलिटी ड्यू टू प्रॉब्लम इन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में मेल में ही प्रॉब्लम हो सकती है और फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी जो मेल में होती है, मेल में किस कारणों से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? पहली बात तो मेल में ज़्यादा समस्याएं क्रिटिकल फीमेल में ही होती हैं। मेल में ज़्यादा समस्याएं, जो भी मेल में अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही समझ में आ जाती है, लेकिन फीमेल की प्रॉब्लम इतना जल्दी समझ में नहीं आती है। मेल के तो बेसिकली यही 3 प्रॉब्लम्स हैं। इनफर्टिलिटी क्रिएट होने की वजह से, सॉरी, इनफर्टिलिटी की जो कारण है मेल में, यानी अगर मेल फर्टाइल नहीं हो, मेल की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, कब बेबी नहीं कंसीव हो पा रहा है, मेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो मेल में यही 3 कारण हो सकते हैं। पहला एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब ये है कि सीमन तो रिलीज हो रहा है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। यानी आप ये कहें कि एजूस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी से मेल स्पर्म बनाने में ही नाकामयाब रहता है, यानी उसमें स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो अगर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी होना तो बेकार हो गया। ठीक है। सीमन हो सकता है, सीमन निकलता हो, लेकिन सीमन में स्पर्म थोड़े सब कुछ सीमन में तो 10% स्पर्म होता है, बाकी 90% जो अदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स होते हैं। तो सीमन निकल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सीमन निकले, लेकिन हो सकता है उसमें स्पर्म ना हो, स्पर्म काउंट बिल्कुल ना हो, तो उस कंडीशन को एजूस्पर्मिया। एक होता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया की कंडीशन ये होती है कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है, यानी एक इजेकुलेशन में मेल जब एक बार इजेकुलेट करता है सीमन को कितनी भी क्वांटिटी में, तो कम से कम जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। 200 to 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होनी चाहिए एक इजेकुलेशन में। अगर उससे कम है तो वो कंडीशन हो जाती है ओलिगोजूस्पर्मिया की। क्योंकि अगर स्पर्म काउंट कम हुआ तो होता क्या है कि इजुकुलेशन के बाद यूट्रस में जब स्पर्म ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जाने लगता है, तो ये जान लीजिए कि आपके 99% स्पर्म्स मार दिए जाते हैं। बहुत क्वालिटी वाले बहुत कम अमाउंट में स्पर्म्स पहुँचते हैं, यानी 200 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ कितने पहुँचते हैं? 100 से 200। सिर्फ 200 स्पर्म सेल्स पहुँचती हैं 200 मिलियन में से। ठीक है। तो अगर स्पर्म काउंट आपका कम रहा, तो चूंकि यूट्रस में बहुत सारे ऐसे फ्लूइड निकलते हैं, यूट्रस सर्वाइकल जो फ्लूइड होते हैं वो बहुत सारे स्पर्म्स को आपको मार देते हैं, तो अगर स्पर्म काउंट आपका पहले से ही कम रहा तो समस्या हो जाएगी। फिर आपका स्पर्म जो है, और बहुत सारे स्पर्म जो कम अमाउंट में होंगे तो सारे के सारे यूट्रस में मार दिए जाएंगे, क्वालिटी वाले स्पर्म नहीं होंगे तो वो जो है ऊपर की तरफ। वैसे और भी समस्या आती हैं, अगर कभी कभी होता है कि स्पर्म काउंट ठीक है लेकिन हेल्दी स्पर्म्स नहीं है, स्पर्म्स हेल्दी नहीं है, उनमें मोटिलिटी ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। वैसे बेसिकली 3 कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो है ये ओलिगोस्पर्मिया हो गया, मतलब लो स्पर्म काउंट। एजोस्पर्मिया मतलब कि नो स्पर्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि जो मेल का पेनिस है, मेल की पेनिस अगर इरेक्टाइल कंडीशन में नहीं होगी, इरेक्ट कंडीशन में नहीं होगी, यानी कि इसकी जो पेनिस की जो मसल्स हैं अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगी,
तो कोइटस नहीं कर पाएंगे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इनका इरेक्ट होना जरूरी है। अगर ये इरेक्ट नहीं होते हैं तो भी जो है इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स फेल्ड हो जाते हैं, और जिससे जो है सीमेन आपका वजाइना में प्रॉपर जगह पर, जहाँ पर जितना अंदर जो है सीमेन का रिलीज़ होना चाहिए वो रिलीज़ हो नहीं पाता है। अगर ये आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसी को बोलते हैं, मेल में ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो पेनिस है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जो उसके मसल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ पा रहे, वो इरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये 3 कंडीशन हो गई। फीमेल में जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी बेसिकली हैं, पहली बात तो नो प्रोडक्शन ऑफ ओवम। एक सबसे बड़ी कंडीशन जो है फीमेल में वो ये है कि ओवम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब तो फिर बिल्कुल कंडीशन दूसरी हो गई। फिर तो उसका इलाज कैसे क्या करना है वो तो दूसरी कंडीशन हो गई। एक कारण हो सकता है इनेबिलिटी टू रिलीज ओवम ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका फैलोपियन, जो आपका ओवरी होता है, जैसे आपका ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। अब ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद उनको फटना होता है और फट के ओवम रिलीज़ करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्राइमरी जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग्स हैं ये काफ़ी टफ हो जाती है। मतलब टफ हो जाने से क्या होता है, ओवम जो है बाहर की तरफ रिलीज, रप्चर नहीं हो पाता है। जब ये फट नहीं पाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। तो कभी कभी कहते हैं कि जो ग्राफिकन फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होकर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ओवम रिलीज़ नहीं कर पाती हैं। तो इस कंडीशन इसको बोलते हैं, मतलब ओवम का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वो रप्चर्ड होकर रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो रिलीज़ नहीं होगा तो वो कंडीशन जो हो गई इनेबिलिटी टू रिलीज ओवम ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन। एक कंडीशन होती है। एक होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या आ गई, फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज आ गई, तो फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाएगी तो फैलोपियन ट्यूब से ही, तो जैसे ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से ओवम यहाँ से यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ ही तो यहाँ, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब से होते ही तो एम्पुला में पहुँचेगा। तो अगर यहाँ पर कहीं ब्लॉकेज हो गया, यानी इनिशियल यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ भी हो गया तो भी समस्या है, अगर यहाँ कहीं ब्लॉक हो गया तो स्पर्म नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे कहीं ब्लॉक हुआ तो ओवम ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब में अगर कहीं ब्लॉकेज हो गई तो अब फर्टिलिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब की समस्या वैसे आज के समय में मेल फीमेल्स में जो प्रॉब्लम आ रही है मोस्टली फैलोपियन ट्यूब की आ रही है। फैलोपियन ट्यूब का डिसफंक्शन करना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ठीक है, या इसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाना, इसकी ब्लॉकेज की वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं। तो ये एक समस्या होती है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की। ठीक है, तो अब जो हम लोग को कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है हम लोग को कुछ टेक्नोलॉजीज़ पढ़नी है, कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पढ़नी है, जिसकी मदद से जिन कपल्स को ये कंफर्म हो जाता है कि इनमें जो है फर्टिलिटी, ये लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद, यानी 2 साल कोहेबिशन में रहने के बाद, कोहेबिशन का मतलब साथ साथ रहना, 2 साल तक कोहेबिशन में रहने के बाद मैक्सिमम अगर प्रयास करने के बाद, यानी बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन लिए अगर ये प्रयास कर रहे हैं हेल्दी कंडीशन में और कंसीव नहीं हो पा रही, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो दोनों को चेक किया जाता है और दोनों में कहीं ना कहीं कोई अगर फॉल्ट निकलती है, तो कोई अगर समस्या आती है तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी हेल्प से जो है प्रेगनेंसी पॉसिबल कराई जाती है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिनमें इनफर्टिलिटी है। तो इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे जो फेमस आप इस समय पढ़ते होंगे वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी पढ़ते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिफ्ट, IUT, AI, IUI, ICSI, जिफ्ट, ये सब इतने ही टर्म आपके एनसीईआरटी में भी हैं और इतने ही टर्म ART से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं क्या, इनको जब हम ढंग से आपको पूरी एक सीरीज़ में समझाएंगे, ठीक है, क्या कैसे प्रोसीजर होती है, तब आप इन सारे टर्म को समझ भी जाएंगे और ये क्लियर भी हो जाएगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग IVF के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन लैब कंडीशन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, राइट। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, इन लैब कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, यानी नेचुरल कंडीशन में। तो इन विट्रो का मतलब कभी भी इन विट्रो आए तो जान लीजिए कि लैब कंडीशन में है। ठीक है, वो नेचुरल कंडीशन में नहीं है, वो अननेचुरल कंडीशन में है। तो इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ जैसे ये कोई मेल है, ठीक है, और ये कोई फीमेल है, क्लियर। इन दोनों में किसी न किसी में प्रॉब्लम हो रही है, इससे मेल में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये क्लियर हो रहा है कि मेल और फीमेल में, मतलब ये कह सकते हैं कि हो सकता है मेल का स्पर्म, तो मेल में स्पर्म काउंट हो या काउंट कम हो या कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है कि मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, क्लियर। मेल फीमेल किस तरह से फर्टिलाइज हो सकता है कि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब की कोई प्रॉब्लम हो, फीमेल्स में हो सकता है कि यूट्रस में कोई समस्या हो सकती है, मेल में हो सकता है कोई समस्या हो, लो स्पर्म काउंट में कुछ भी हो,
किसी न किसी वजह से जो है इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पा रही है, ये चीज़ क्लियर हुई कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो किया क्या जाए? तो इसके लिए आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि जो मेल है इसका पहले आप इजेकुलेशन करा के आप इसके स्पर्म ले लो, यानी सीमन ले लो, उसमें स्पर्म मिलेगा। तो ये मेल का आपने इसमें स्पर्म इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और फीमेल का आपको ओवम लेना होता है, ठीक है। ये हम लोग फीमेल का इसमें ओवम लेंगे। फीमेल का ओवम लेने का तरीका, ये तो मेल का तो तरीका अलग होता है। इनको कुछ दवाएं दी जाती है, इससे एक्साइटेड हो जाते हैं और जो है इजुकुलेट कर देते हैं, तो इससे इनका स्पर्म ले लिया जाता है, ठीक है। इनका स्पर्म ले लिया गया। और फीमेल में क्या किया था, फीमेल का ओवम इकट्ठा करना होता है, इनका ओवम लेना होता है। तो ओवम लेने के लिए एक छोटा सर्जिकल मेथड होता है, छोटी सर्जरी होती है, जो मेजर सर्जरी इसको नहीं कहते हैं, ये आप सर्जरी ना भी कहिए इसको। इसमें होता क्या है कि यहाँ से वो लोग करते क्या है, एक सक्शन ट्यूब होती है, सक्शन ट्यूब को यहाँ से इंसर्ट करते हैं, और जो वजाइना की वॉल होती है, वजाइना वाले में हल्का सा एक यहाँ पर चीरा लगाना बोलते हैं, इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है एनेस्थीसिया देके यहाँ पे कट करते हैं किनारे, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है बाद में। और यहाँ से इस ट्यूब को पहुँचाते हैं कहाँ पे, ये ओवरी के पास, ठीक है। यहाँ सर्जरी नहीं होती है, वजाइना के रास्ते से यहाँ से एक ट्यूब होती है जिसको पहुँचा देते हैं यहाँ ओवरी में। अब ये करते क्या है, इस ओवरी में हाँ एक बात और आपको बता दें पहले, फीमेल्स में प्रोसीजन करने से पहले, इनका ओवम लेने से पहले जो फीमेल होती है, इस फीमेल को बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं कुछ हार्मोन्स के, स्पेशली कौन कौन से हार्मोन, LH और FSH। क्योंकि LH और FSH जब बढ़ेगा बॉडी में तभी जो है जैसे लिटरलाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन यही तो होते हैं ना, जिसकी वजह से जो है ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो LH जब हाई लेवल में जाएगा तभी, LH सर्ज जब होगा तभी जो है ओवम रिलीज होगा। तो LH FSH को एक बॉडी के मतलब वो काफ़ी तरीका होता है उसको, 3-4 हफ्तों तक अकॉर्डिंग टू डेट ये अपने अमाउंट में, क्योंकि हम लोग को प्रोसीजर नहीं पढ़ना, बस जानना होता क्या है फीमेल में एक प्रॉपर टाइम पर कितना अमाउंट में कितना हार्मोन देना है ताकि उनमें ओव्यूलेशन हो सके। उस हिसाब से उनको 2-3 दिनों तक एक प्रॉपर अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में LH और FSH के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनमें ओव्यूलेशन प्रॉपर हो सके। और ये चीज़ को नोटिस रखते हैं बॉडी में कि कितना LH FSH का लेवल है और ओव्यूलेशन कब इनमें हो रहा है। तो जब इस चीज़ को नोटिस करते हैं, जब जिस दिन को मालूम हो जाता है कि आज के दिन ओव्यूलेशन होनी है, उस दिन करते क्या है, उसी दिन ये लोग प्रोसीजर करते हैं, एक ट्यूब को वेजाइनल कैनाल से यहाँ से ट्रांसमिट करते हुए ओवरी तक ले जाते हैं। और यहाँ से करते क्या, ओवरी का थोड़ा सा जो पोर्शन होता है, थोड़ा सा अंदर का कंटेंट सक कर लेते हैं, ठीक है। सक करने से पाइप से किसी को खींच लेना, सक करते हैं तो ये ओवरी का कंटेंट थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल आता है। अब ओवरी का कंटेंट अगर बाहर आया तो उसमें ओवम भी बाहर आए होंगे, तो उस क्या करते हैं कि उस कंटेंट को लाते हैं और यहाँ से जो कुछ करना होता है प्रोसीजर करने के बाद ये अपना 3-4 ओवम जो है फ्रेश ओवम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो फीमेल का ओवम इकट्ठा कर लिया, मेल का स्पर्म ले लिया, ठीक है। अब ज़्यादा ओवम, जो कि मैंने कहा कि 3-4 ओवम कैसे आए होंगे, क्योंकि जब हार्मोन्स आर्टिफिशियल तरीके से दिए जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में दिए जाते हैं, तो कभी कभी ओव्यूलेशन एक ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक ज़्यादा ओवम भी आ सकता है। वैसे आप एक ही पढ़िए, मान लेते एक ही ओवम आया, ठीक, एक ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। इस कंडीशन में, इन वीवो वाली कंडीशन में तो हमेशा एक ज़्यादा स्पर्म आ ही जाते हैं, सॉरी एक ज़्यादा ओवम आ ही जाते हैं। ये आपका ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक जो हेल्दी स्पर्म होगा, हेल्दी स्पर्म को यहाँ से निकालते हैं और इसमें छोड़ देते हैं इस फ्लूइड में। अब इसको नेचुरली, इस स्पर्म को इस ओवम के ऊपर काउंटर एक्ट करने देते हैं और ये स्पर्म जो है नेचुरली इस ओवम की वॉल को रप्चर करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो है 24 आवर बाद डिवीजन शुरू होता है। तो ये 1 सेल्ड स्टेज आती है, 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, और जब ये 8 सेल्ड की स्टेज पर पहुँच जाता है, 8 सेल्ड या 8 सेल्ड से बिलो होना चाहिए, 8 सेल्ड की जाइगोट अब डिवीजन करेगा, ठीक है, क्लीवेज करेगा। तो 1 सेल्ड, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड। तो 8 सेल्ड या 8 सेल्ड से कम स्टेज पर ही करते क्या हैं, इस चीज़ को, यानी इस डेवलपिंग जाइगोट को, जो अभी 8 सेल्ड या 8 सेल्ड से बिलो है, बिलो 8 सेल्ड ही मान लीजिए, मोस्टली 8 सेल्ड इसकी स्टेज से नीचे ही होना चाहिए, 8 सेल्ड के नीचे, ठीक है, की स्टेज पर इसको अब ये क्या, अभी 8 सेल्ड पर तो आप इसको इम्ब्रॉय कह सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत, वैसे इम्ब्रॉय है नहीं, ये मोरुला की कंडीशन में अभी है, इसको हम लोग अभी इम्ब्रॉय ही बोलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इम्ब्रॉय ही, एक तरीके से वो भी इम्ब्रॉय तो बना नहीं, लेकिन 8 सेल्ड की स्टेज या 8 सेल्ड से नीचे की स्टेज पर है। तो इसको क्या करते क्या है, यहाँ पर ये लोग ट्यूब से, इसको हम दूसरे से बनाएंगे, करते क्या है ना, इसको ट्यूब से ले जाके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फर्टिलाइजेशन देखिए बाहर किया, फीमेल का ओवम निकाला, मेल का स्पर्म लिया, फर्टिलाइजेशन किया, लैब कंडीशन में जाइगोट स्टेज आई और उसको डिवीजन होता हुआ 8 सेल्ड स्टेज या 8 सेल्ड से बिलो की स्टेज पर इस एम्ब्रॉय को, यानी इस 8 सेल्ड वाली स्टेज का जो मोरुला स्टेज था, इसको ले जाके कहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं
इसका जो नाम है उसका, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यही इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से नाम दिया है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि अगर ये समस्या आती है कुछ लोगों में कि हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती हो या वहाँ से ट्रांसफ़र सही ना हो पाए, तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए करते क्या, थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ने देते हैं 8 सेल्ड की स्टेज से ऊपर। 8 सेल्ड की स्टेज के ऊपर जब 16 सेल्ड स्टेज आ जाती है, 16 या 32 सेल्ड की स्टेज जब आ जाती है, 16 या 32 सेल्ड स्टेज जब आ जाती है, उस स्टेज पर, क्योंकि उस स्टेज पर मॉरुला की स्टेज क्रॉस हो सकती है। मॉरुला की स्टेज जब क्रॉस हो जाती है तो वो हमेशा जो आपका एम्ब्रॉय, डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है, वो कहाँ आ चुका होता है, यूट्रस में। तो जब 8 सेल्ड से ऊपर की स्टेज, 8 सेल्ड से ऊपर की स्टेज पर पहुंच जाता है आपका डेवलपिंग जाइगोट, तब उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब उसको ले जाके कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ले जाके छोड़ देते हैं। यूट्रस में जैसे छोड़ते हैं ये अपने आप यूट्रस में कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। क्लियर, ये आपका हो गया सेकंड टॉपिक, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। ये हो गया आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और ईटी क्या था, ईटी था एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र। एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के दो टाइप हैं, जिफ्ट और आईयूटी। एम्ब्रॉय का ट्रांसफ़र होना, आईवीएफ मैं अभी आपको समझा रहा था, लैब कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो आपका आईवीएफ भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन आपने कराया, ठीक है, फीमेल का ओवम लिया, उनको हार्मोन्स देकर, जो है हार्मोन्स देने के बाद उनका ओवम रिलीज़ कराया, मेल का स्पर्म लिया, इनको लैब कंडीशन में आपने इसको फर्टिलाइज कराया, इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। अब इसके बाद इस जाइगोट को डेवलप होने दिया, जब ये 8 सेल स्टेज पर पहुंचा या 8 सेल से बिलो ही रहा, तो आपने इसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया, सर्जिकली। आपने इसको सर्जिकली नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई इतना कोई कटिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, ये सब ट्यूब से कर दिए जाते हैं, तो ट्यूब से ले आके आपने इसको फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है नेचुरली अब अपने आप को डेवलप करेगा और यहाँ तक। तो अगर आपने फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया, तो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करने की कंडीशन ये है कि वो 8 सेल या 8 सेल से बिलो होना चाहिए, तब आप उसे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करिए। अगर आपने ये किया तो इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या हो, आप इसको डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट करना चाहते हैं, तो आप 8 सेल से ऊपर जाने दीजिए इसको, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसको लैब कंडीशन में ही 16 सेल या 32 सेल की स्टेज पर आने दीजिए, तब इसको आप डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूट्रस में जब इम्प्लांट कर देंगे, डायरेक्टली यूट्रस में छोड़ दीजिए, अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा वो। तो इसको बोलते हैं आईयूटी यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो ये दोनों जो टाइप्स थे, ये किसके एम्ब्रॉय ट्रांसफर के टाइप्स थे। एम्ब्रॉय ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, एक जिफ्ट और एक आपका आईयूटी। ठीक, ये हो गया आपका आईवीएफ, यानी आपके ये 4 टर्म क्लियर हुए। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय ट्रांसफर, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो अभी मैंने बताया, और आईयूटी यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये एम्ब्रॉय ट्रांसफर के दो टाइप्स हैं। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एआई क्या होता है देखिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमेशा तब यूज़ होती है जब मेल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमेशा मेल में अगर दिक्कत है, फीमेल अगर स्वस्थ है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर दिक्कत मेल में है तो ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मेल में प्रॉब्लम होती है, वो ये देखा गया कि मेल में 2 प्रॉब्लम है। जैसे कहा गया कि मेल में स्पर्म तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसमें नो इरेक्शन, यानी इसका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होता है। क्लियर, मतलब आप समझ रहे होंगे जो हम कह रहे हैं, नो इरेक्शन, इरेक्शन नहीं, यानी इतना एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ पाता है। यानी कि जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए, जो उसमें एक टफनेस होनी चाहिए, आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कोइटस करने के लिए जो है पेनिस का इरेक्टाइल होना और एक्साइटेड होना जरूरी होता है। तो अगर वो इरेक्शन नहीं कर पा रहा है, उसकी तो बाकी सही है, उसमें जो टेस्टिस में उसके स्पर्म वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, सही काउंट भी है, लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट उसका सही है, तो इरेक्शन नहीं है, तो फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी काम किया थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो करते क्या है भी देख लीजिए पहले। नो इरेक्शन की कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि उसमें इरेक्शन भी हो रहा हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसका स्पर्म काउंट लो है। तो याद रखिएगा ये 2 कंडीशन में है, होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लो स्पर्म काउंट, 1 मिनट, ठीक है, लो स्पर्म काउंट लो है, यानी कि 200 एक इजुकुलेशन में 200 मिलियन से कम का स्पर्म काउंट है। तो अगर स्पर्म काउंट कम होगा तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ज़्यादातर स्पर्म जो यूट्रस में मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर होता क्या है इसमें, हम लोग करते क्या है, सीधा सा वही काम है कि एक्साइट करके मेल को कुछ चीज़ें दे, जिससे उसको एक्साइटमेंट आ जाए, एक्साइटमेंट करके जो है उसका स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, स्पर्म आपने इकट्ठा कर लिया। ठीक है,
अब स्पर्म इकट्ठा करने के बाद इसको एक इंजेक्टेबल ट्यूब होती है, ऐसे इंजेक्शन के तरीके से एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब से करते क्या है, जो जो उसका कपल है यानी कि जो फीमेल है, उस फीमेल में करते क्या है, अगर पहली कंडीशन में अगर मेल में स्पर्म इरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी स्पर्म काउंट उसका सही, स्पर्म भी हेल्दी है लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस जो इंजेक्टेबल आपका इंजेक्शन होता है जिसमें ट्यूब लगी होती है, उससे आप उसके स्पर्म को इसमें से भरिए। ठीक है, उस ट्यूब से आप इस स्पर्म को भर लीजिए और उसके स्पर्म को यानी पूरे सीमन को उठा के सीधा यहाँ वजाइना में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, सर्विक्स के पास, क्योंकि यहीं पर जो है मोस्टली सीमन रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, अपने आप स्पर्म सारे ट्रेवल करके। और कब, ये भी ध्यान रखना है कि जब ये ओव्यूलेशन का टाइम हो, यानी फीमेल में आप ये भी चेक कर रखें कि फीमेल में ओव्यूलेशन की डेट क्या है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब फीमेल का ओव्यूलेशन का डेट हो उसी डेट में स्पर्म जो है इस तरीके से लेकर यहाँ पर छोड़ दीजिए, इंजेक्ट कर दीजिए यहाँ पर तो ये इंसेमिनेशन, आपने इंसेमिनेशन मतलब सीमन को रिलीज़ किया तो इंसेमिनेशन ये तो हुआ, लेकिन आर्टिफिशियल हुआ, ये नेचुरल तरीके से नहीं हुआ। मेल से बाहर से आपने स्पर्म इकट्ठा किया और यहाँ से आर्टिफिशियली यहाँ इंजेक्ट किया, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ पर आपने छोड़ दिया। ठीक है, इस कंडीशन यहाँ पर अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं वजाइनल ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं वजाइनल ट्रांसफ़र। ठीक, अब अगर आते हैं दूसरी कंडीशन में, अगर दूसरी कंडीशन ये है कि इरेक्शन तो उसमें हो रहा है लेकिन उसका स्पर्म काउंट लो है, तो स्पर्म काउंट लो है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे स्पर्म जो है आपके ज़्यादातर स्पर्म यूट्रस में मार दिए जाते हैं, बहुत कम ही मात्रा में, लगभग 100-200 या उससे भी कम, या बहुत हेल्दी यहाँ पहुँच पाते हैं, ज़्यादातर मार दिए जाते हैं। तो लो स्पर्म काउंट अगर होगा, पहले ऑलरेडी स्पर्म मार दिए जाते हैं और पहले से स्पर्म काउंट कम है, तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो करते क्या, तो फिर वही काम करते हैं भाई, उसको अब नेचुरल तरीके से काम नहीं, उसका स्पर्म यहाँ रिलीज़ होगा, यहाँ मार दिया जाएगा, क्या फ़ायदा। तो करते क्या है, उसको वहाँ फिर सेकंड तरीके में उसका स्पर्म लेते हैं, स्पर्म उसका ले लिया। ठीक है, उस पर उसका स्पर्म काउंट लो है, तो स्पर्म लेने के बाद फिर उसको इंजेक्शन में भर लिया। इंजेक्शन में भरने के बाद उसी ट्यूब से अब आप उसको यहाँ मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ तो यहाँ तो खुद भी छोड़ लेता था ना, क्योंकि उसका इरेक्शन तो हो रहा था, उसका स्पर्म काउंट लो था, वो नेचुरली कोइटस तो कर रहा था, यहाँ छोड़ रहा था, लेकिन वो स्पर्म सारे ऊपर नहीं जा पा रहे थे, अनहेल्दी थे या स्पर्म काउंट लो था, मोटिलिटी नहीं थी, इन सब वजह से। तो उसका स्पर्म आपको लेना है और जिस दिन ओव्यूलेशन हो उस दिन करना है कि आपको यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ वाला छोड़ने वाला काम तो कर ले रहा था, स्पर्म काउंट उसका लो है। तो आप इसको सीधा ले जाके यूट्रस में दूर यहाँ फैलोपियन ट्यूब के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्पर्म जो होते हैं वो सर्विक्स से लेकर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यूट्राइन लाइनिंग में यहाँ मार दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो फ्लूइड्स निकलते हैं वो मार दी जाते हैं, उसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको डीप इन द यूट्रस यानी यूट्रस में ले जाकर ऊपर अंदर यहाँ ले जाकर रिलीज़ करिए। अब वो कैपेसिटेशन तो वैसे ऑलरेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पर्म को की जो हेड को क्लियर कर देते हैं ताकि वो फ्यूज़न कर सके, लेकिन जो स्पर्म डेडली यहाँ पर जो डेडली एक तरह से जो खेल चलता है, जो मौत का खेल एक तरीके से यहाँ चलता है स्पर्म का, उससे आपने उसको बचा लिया और इसको आर्टिफिशियल ट्यूब से आपने यहाँ इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ इंजेक्ट किया तो इससे क्या हुआ, स्पर्म मरने से बच गया और जो है उसने बहुत सारा रास्ता आर्टिफिशियली तय कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर स्पर्म आया, उसका स्पर्म काउंट लो है तो क्या दिक्कत है, बहुत सारे स्पर्म यहाँ मरने से बच गए। अब ये जाके स्पर्म जो है वो इसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी खुद से मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर आराम से पहुँच गया, आपने सीधा उसको रास्ते में मरने से बचाया, क्योंकि ये स्पर्म काउंट पहले से कम था, कम बचे हुए थे। अब यहाँ पर अगर ओवम होगा या ओवम थोड़े समय में रिलीज़ होने वाला होगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन कर देगा। ये आपका हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, 2 कंडीशन में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस कंडीशन में, यानी कि जब लो स्पर्म काउंट हुआ। तो अगर आप इंसेमिनेशन इस तरीके से करते हैं, सॉरी वो प्रॉब्लम में हो रही थी कैमरे में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वजाइनल ट्रांसफ़र, यानी वो कब हो रहा था, जब मेल में इरेक्शन नहीं हो रहा था, तब आपने जो है इससे इसको ट्रांसफ़र यहाँ पर किया, तो ये हो गया आपका वजाइनल ट्रांसफ़र। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र आपने सीधा यहाँ पर किया है, यूट्रस में यहाँ पर किया है, जो लो स्पर्म काउंट की वजह से था, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, क्योंकि आपने इसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, यानी IUI। ठीक, ये हो गया आपका IUI यानी इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट, स्पर्म इज कलेक्टेड आर्टिफिशियली कनेक्टेड इन द लैब, they are filled in the injectable tube and that sperm is injected deep into the uterus. This is known as intrauterine insemination. This is a type of artificial insemination. ठीक है, and this due to the problem in the male who are facing the low sperm count. Clear? ये आपका IUI हो गया जो आपकी किताब में होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट ये देखिए IUI आपका ये क्लियर हो गया।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लियर हो गया, आईयूआई क्लियर हो गया, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी में है, तो इसलिए मैं सबको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी टर्म बचे ना कि उसमें जो चीज़ें हैं। एक बचा आपका आईसीएसआई, आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कंडीशन जो होती है तब में आती है, जैसे मान लेते हैं कि किसी कोई मेल कोई फीमेल है, सॉरी कोई फीमेल तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी शादी जो है वो किसी मेल से जो हुई है वो मेल काफ़ी ओल्ड है, यानी ऐसी कंडीशन की बात करें, या और भी कोई प्रॉब्लम किसी में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ओल्ड फीमेल्स होते हैं, यानी जो ओल्ड मेल्स होते हैं ओल्डर कंडीशन में, जो ओल्ड मेल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, इनमें स्पर्म तो रिलीज़ करते हैं, स्पर्म तो रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो इनके स्पर्म होते हैं, इनके स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम हो चुकी होती है। वैसे स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है इस मेल्स में, याद रखिएगा मेल्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनमें स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है, प्लस इनके स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है कम हो जाती है। याद रखिएगा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, इनके स्पर्म को अगर आप ओवम के पास चले भी जाएंगे तो ये ओवम की वॉल को ब्रेक करके अंदर इस अपना न्यूक्लियस छोड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब आप स्पर्म को ओवम को एक साथ छोड़ दो कुछ नहीं कर पाएंगे, स्पर्म इसको ट्रांसफर करके अपना न्यूक्लियस अंदर पहुंचा ही नहीं पाएगा, इसे बोलते हैं लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो ये कंडीशन जो आपको आईसीएसआई पढ़ाया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस टॉपिक जो था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कंडीशन ये तरीका तभी किया जाता है, काफ़ी महंगा होता है ये तरीका कभी आता है जब कोई ओल्डर मेल में अगर स्पर्म जो है वो जो निकल रहा है वो स्पर्म होता ही ऐसा है, वो जो ओल्डर कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, स्पर्म फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो फीमेल होती है इस फीमेल का जो है ओवम निकालना पड़ता है, ठीक है, उसी तरीके जैसे इस कंडीशन में बाहर वो एक ओवम निकाला हो, ठीक है, और मेल का स्पर्म लिया, ठीक है। स्पर्म लेने के बाद करते हैं क्या हम लोग, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये इसके एक स्पर्म को, ये बहुत टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती हैं, इस बहुत महंगा भी होता है इस कंडीशन में। तो इसमें एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के अंदर रखा जाता है एक स्पर्म को, ठीक है, और इस स्पर्म को लोग करते क्या हैं, ये आपका ओवम हो गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये आपका इंजेक्शन हो गया जिसने एक स्पर्म ने अंदर कैरी कर रखा है, ठीक है। ये करते क्या है, ये एक स्पर्म को इस ओवम की वॉल को ब्रेक करके इंजेक्शन से इस ओवम की वॉल को ब्रेक करते हैं और सीधा स्पर्म को अंदर ले जाके रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ, यानी स्पर्म को अंदर ये इंजेक्शन में स्पेशल टाइप के इंजेक्शन होते हैं, इसमें स्पर्म को भर लिया गया और ओवम में ले जाके इसको पंक्चर कर दिया गया, यानी इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया गया इस ओवम की वॉल के अंदर और यहाँ पर स्पर्म को छोड़ दिया गया। अब आपने स्पर्म डायरेक्टली ओवम के वॉल को तोड़कर अंदर रिलीज कर दिया, तो यानी जो काम स्पर्म नहीं कर पा रहा था लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की वजह से, वो ओवम की वॉल को ब्रेक करके अंदर नहीं जा पा रहा था, वो आपने आर्टिफिशियली कर दिया, इंजेक्शन में स्पर्म को भरकर इस स्पर्म को ओवम की वॉल को ब्रेक करके अंदर ले जाके स्पर्म रिलीज कर दिया। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई। आईसीएसआई तभी किया जाता है जब स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खो गई हो, वो फर्टिलाइजेशन ना कर पा रहा हो, लो स्पर्म काउंट हो तो आईसीएसआई नहीं किया जाता है, ठीक है। इरेक्टाइल नो इरेक्शन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो तो भी आईसीएसआई नहीं किया जाता है। मेल में कब किया जाता है, जब ये ओल्डर मेल्स में किया जाता है, जब उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तभी आईसीएसआई किया जाता है। याद रखिएगा आईसीएसआई इज ओनली प्रोसीडेड इन केस ऑफ व्हेन द स्पर्म हैज लॉस्ट द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, मोस्टली इन केस ऑफ ओल्डर मेल, ठीक है। और उसके बाद ये इसको वही आईवीएफ के तरीके से जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये 8 सेल से ऊपर या नीचे के स्टेज पर इसको यूट्रस के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है, फिर वही कंडीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटो, क्योंकि आपने साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्शन जो है पंक्चर किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर। अब इसका लास्ट टॉपिक है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन जो ट्रांसफर होता है ये मोस्टली तब किया जाता है जैसे कोई वोमेन है, अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, इसका कारण ये हो गया कि इस वोमेन में ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, यानी इसको वो कल वाली कंडीशन है इसमें ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, इसमें ओवम ही नहीं बन रहा है। तो अगर ओवम नहीं बन पा रहा है लेकिन ये चाहते हैं जो है कि ये प्रेगनेंसी चाहती है, तो इसके लिए करते क्या, किसी हेल्दी वोमेन को ढूंढते हैं जो कि डोनर के तरीके से काम करती है, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके फैलोपियन ट्यूब से इसके ओवरी से ओवम निकाल लेते हैं, ठीक है, ओवम निकाल लिया। अब ये ओवम आपका क्या है, एक तरीके से गैमेट ही तो है, ठीक है।
इस मदर के यानी दूसरे हेल्दी मदर के ओवरी से ओवम निकालते हैं और उस ओवम को ले जाकर, ठीक है, इस रास्ते से इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्पुला के पास। ठीक, ट्रांसफ़र कर दिया। और अब इसका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, इसके मेल पार्टनर को आप मौका देते हैं 24 घंटे का कि आप इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, ठीक है, अपने वोमेन पार्टनर से, क्योंकि 24 घंटे ये वोम जिंदा रहेगा। अब ये मेल पार्टनर को कहा जाता है कि अब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स 24 आवर्स के अंदर करिए, जिसके अंदर फिर क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा और यहाँ वोम ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और यहाँ आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये वोमन जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसने किसी हेल्दी वोमन से जो कि एक्ट कर रही है डोनर के तरीके से, उससे अपना ओवम, तो ओवम क्या है, गैमेट है, इसको इसने इस गैमेट को इसने ट्रांसफर करवाया अपने फैलोपियन ट्यूब में। तो इसलिए इसको कहा गया गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी आपने किसका ट्रांसफर कराया, गैमीट का। कहाँ पर कराया, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और कहाँ से कराया, दूसरे हेल्दी वोमेन से, ठीक है। तो ये होता है आपका गिफ्ट, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर। और कुछ मेल फीमेल का बस में ऐसा भी होता है कि कोई मेल है, उस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एजोस्पर्मिया वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी यही करते हैं, ठीक है। एजोस्पर्मिया वाली कंडीशन है किसी मेल में, किसी फीमेल और मेल पार्टनर में, मेल में प्रॉब्लम है तो भी यही कंडीशन करते हैं, किसी हेल्दी मेल से उसका स्पर्म लेते हैं और उसके स्पर्म को जो है आर्टिफिशियली इंजेक्ट कराते हैं फीमेल में। उन कपल्स में भी जो है इस तरीके से चीज़ें प्रेगनेंसी को कंसीव कराता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आर्ट एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर दिस, ठीक है, क्लियर। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचा हो। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आप कंटिन्यू पूछ लीजिएगा मैसेज से। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।